कहते हैं कि सच अपने आप बाहर आ जाता है, बस उसे बाहर लाने वाले किरदार बदलते रहते हैं। कभी विपक्ष की आवाज बनकर, कभी पत्रकार की कलम बनकर, तो कभी खुद उन्हीं लोगों की जुबान बनकर जिनसे सच छिपाया जा रहा होता है। और इस बार जो हुआ वो शायद इस पूरे पैलेट गन विवाद की सबसे बड़ी स्लिप ऑफ टंग थी। हफ्तों से देश एक ही सवाल पूछ रहा था कि जंतर मंतर पर छात्रों के सीने और चेहरों पर पैलेट गन चलाने का आदेश आखिर किसने दिया था। विपक्ष संसद में तख्तियां लहरा रहा था, राहुल गांधी ट्वीट पर ट्वीट कर रहे थे, अमित शाह जवाब दो के नारे गूंज रहे थे, लेकिन गृह मंत्रालय की तरफ से खामोशी थी। और फिर एक दिन अचानक एक बीजेपी के ही मंत्री ने बोलते बोलते वो बात कह दी जिसे कहने से पूरी सरकार बच रही थी। बीजेपी के ही अपने घर से वो आवाज आई जिसने सारा पर्दा फाड़ कर रख दिया। शायद अनजाने में, शायद जोश में, लेकिन जो निकला वो वही सच था जिसे पूरा देश पहले से जानता है। यूपी के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने खुले मंच से कैमरे के सामने बिना किसी लाग लपेट के ये कह डाला कि जंतर मंतर पर पैलेट गन चलाना सही था, जायज था, जरूरी था। यानी अब तक जिस आरोप को बीजेपी सिरे से नकार रही थी, अब उसी बीजेपी का मंत्री उसे जायज ठहरा रहा है और यहीं से पूरा खेल खुल जाता है। नमस्कार, मैं राहुल और आप देख रहे हैं बुद्धा इंस्पायर्ड। और आज हम आपको वो पूरा सच बताएंगे जो एक बीजेपी नेता की जुबान से फिसल गया है। वो पूरी साजिश समझाएंगे जो जंतर मंतर से लाल किले तक फैली हुई है, और वो सवाल खड़ा करेंगे जिसका जवाब देश को गृह मंत्री अमित शाह से चाहिए। आज नहीं तो कल, लेकिन चाहिए जरूर। जरा पहले पूरा माहौल समझ लीजिए। तारीख थी 20 जुलाई 2026। संसद का मॉनसून सत्र शुरू हुआ था। दिल्ली की सड़कों पर हजारों नौजवान थे। कोकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी की अगुवाई में चलो संसद मार्च निकाला जा रहा था। मांग क्या थी? नीट पेपर लीक पर जवाबदेही, तत्कालीन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जो बाद में हुआ भी, परीक्षा प्रणाली में सुधार और सरकारी शिक्षा में पारदर्शिता। मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन से जंतर मंतर की तरफ जब ये मार्च बढ़ रहा था तो दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड्स लगा रखे थे। छात्रों ने बैरिकेड्स को हटाने की कोशिश की और यहीं से जो हुआ वो देश ने देखा। लाठियां चली, आंसू गैस के गोले दागे गए और सबसे शर्मनाक बात, आरोप है कि सुरक्षा कर्मियों ने पैलेट गन का इस्तेमाल किया। हाँ, वही पैलेट गन जो कभी कश्मीर में पत्थरबाजों पर चलाई जाती थी, अब देश की राजधानी में अपने ही देश के छात्रों पर चलाई गई। सफदरजंग अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट ने इन आरोपों की तस्दीक भी कर दी। कई छात्रों के शरीर से पैलेट के छर्रे निकाले गए। कोई शोल्डर पर घायल हुआ, किसी के चेहरे पर चोट आई, कोई आंख की रोशनी खोने के करीब पहुंच गया। लेकिन दिल्ली पुलिस ने साफ इनकार किया, कहा कि ये आरोप पूरी तरह से गलत और भ्रामक हैं। पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने संसद में जवाब दिया कि किसी छात्र पर कोई गोली नहीं चलाई गई, लेकिन सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने खुद कहा कि उन्होंने अपनी आंखों से पैलेट गन चलते देखी। यानी एक तरफ सरकार का जवाब, दूसरी तरफ अस्पताल की रिपोर्ट और चश्मदीदों के बयान। बीच में पिस गए वो नौजवान जिन्होंने अपने भविष्य के लिए आवाज उठाने की हिम्मत की थी। इसी के बाद विपक्ष ने संसद में आसमान सर पर उठा लिया। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि गृह मंत्री छुप रहे हैं क्योंकि छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई का जवाब उन्हीं को देना है, क्योंकि दिल्ली पुलिस उन्हीं के मंत्रालय के अधीन आती है। पूरा मॉनसून सत्र इसी एक सवाल पर अटक गया। मॉनसून सत्र चला, हंगामा चला, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से कोई साफ बयान नहीं आया। सरकार की तरफ से कहा गया कि चर्चा के लिए तैयार हैं। अमित शाह जी सभी सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं। 12 अगस्त को शाह ने खुद लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखी कि आज ही से चर्चा शुरू कीजिए, मैं हर सवाल का जवाब दूंगा। लेकिन सवाल वहीं का वहीं टिका रहा। आदेश किसने दिया? क्या दिल्ली पुलिस के पास पैलेट गन इस्तेमाल करने के स्टैंडिंग ऑर्डर थे? अगर नहीं थे तो 20 जुलाई की उस दोपहर किसने ग्रीन सिग्नल दिया? गृह मंत्रालय को इसकी जानकारी थी या नहीं? अगर थी तो अब तक चुप्पी क्यों? और अगर नहीं थी तो जिन जवानों ने अपनी मर्जी से पैलेट गन चलाई उन पर क्या कार्रवाई हुई? सरकार के पास इन सवालों का कोई सीधा जवाब नहीं था। सिर्फ बहानेबाजी थी, सिर्फ चर्चा के प्रस्ताव थे, सिर्फ मीडिया मैनेजमेंट था। अब यही आती है वो घटना जिसने पूरी कहानी को एक नया मोड़ दे दिया। तारीख 14 अगस्त 2026, जगह उत्तर प्रदेश का झांसी। यूपी सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय पत्रकारों से बात कर रहे थे। सवाल आया छात्र आंदोलन का, पैलेट गन का, जंतर मंतर का, और मंत्री जी ने जो बोला वो शायद बीजेपी की मीडिया मैनेजमेंट टीम की महीनों की मेहनत पर एक झटके में पानी फेर गया। पैलेट गन काय के लिए दी है ये बताएं पहले। अगर कोई हिंसा करेगा, राष्ट्रद्रोही उसमें शामिल हो गए थे उस आंदोलन में। छात्र आंदोलन था, जंतर मंतर पे उन्होंने अनुशासित ढंग से अपने मांग को रखा, लेकिन जब उसमें अनावश्यक लोग शामिल हो गए जो भारतीय संस्कृति को गरिया रहे थे, भारतीय महापुरुषों को गाली दे रहे थे, भारत के भगवानों को गाली दे रहे थे और प्राइम मिनिस्टर को अमर्यादित शब्दों का प्रयोग कर रहे थे, तब क्या करना चाहिए था? बात यहीं खत्म नहीं हुई।
उन्होंने आगे कहा कि छात्रों ने तो अनुशासित तरीके से अपनी मांगे रखी थी, लेकिन उस आंदोलन में अनावश्यक लोग शामिल हो गए जो भारतीय संस्कृति को गाली दे रहे थे, महापुरुषों को अपमानित कर रहे थे, प्रधानमंत्री के खिलाफ अमर्यादित शब्दों का प्रयोग कर रहे थे। और उन्होंने पूछा कि तब क्या करना चाहिए था। यानी उनके तर्क के हिसाब से अगर कोई भारत की संस्कृति की, महापुरुषों की या फिर प्रधानमंत्री की आलोचना करता है तो उसका जवाब पैलेट गन है। सोचिए जरा, ये कितनी खतरनाक सोच है। एक लोकतांत्रिक देश में जहां संविधान हर नागरिक को अभिव्यक्ति की आजादी देता है, वहां एक सत्ताधारी पार्टी का मंत्री खुलेआम कह रहा है कि अगर तुमने हमारे नेता की आलोचना की तो हम तुम पर छर्रे बरसाएंगे। महापुरुषों की बात अलग है, लेकिन प्रधानमंत्री उनके ऊपर आलोचना करना और उसके जवाब में पैलेट गन चलाना, ये कहां का सही है? ये लोकतंत्र है या तानाशाही? ये संविधान है या मध्ययुगीन सत्तावादी सोच? लेकिन असली मुद्दा तो कुछ और है। मुद्दा ये है कि अगर पैलेट गन जायज थी, अगर उसका इस्तेमाल सही था, तो फिर अब तक बीजेपी ये क्यों नहीं मान रही थी? क्यों दिल्ली पुलिस झूठ बोल रही थी कि पैलेट गन नहीं चलाई गई? क्यों जितेंद्र सिंह संसद में यही कहते रहे कि कोई गोली नहीं चली? क्यों अमित शाह इस पर मुंह नहीं खोल रहे थे? इसका मतलब सीधा है, बीजेपी को पता था कि पैलेट गन चली है, बीजेपी को पता था कि यह आदेश ऊपर से आया था, लेकिन क्योंकि जनता के गुस्से का अंदाजा था, इसीलिए इनकार का रास्ता चुना गया। और अब जब उनका ही एक मंत्री सच बोल गया तो पूरी की पूरी थ्योरी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। अब बीजेपी के सामने दो ही रास्ते बचे हैं, या तो योगेंद्र उपाध्याय के बयान से खुद को अलग करें और कहें कि ये उनका निजी बयान है, पार्टी की स्थिति नहीं है, या फिर मान ले कि हाँ पैलेट गन जायज थी और हमने ही चलवाई। दोनों ही सूरतों में विपक्ष के हाथ में एक बड़ा हथियार आ चुका है। लेकिन जब हम इस पूरे मामले को थोड़ा और जूम आउट करके देखते हैं तो कहानी और भी डरावनी लगती है, क्योंकि ये सिर्फ पैलेट गन का मामला नहीं है, ये सोच का मामला है, ये पूरी विचारधारा का मामला है। 15 अगस्त 2026 स्वतंत्रता दिवस, लाल किले की प्राचीर से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित कर रहे थे और अपने भाषण में उन्होंने एक नई कैटेगरी घड़ी, दिमागी नक्सल। उन्होंने कहा कि जंगल के नक्सली तो लगभग खत्म हो चुके हैं, लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों में दिमागी नक्सल मौजूद हैं जिन्हें पहचानना होगा और उन्हें अलग थलग करना होगा, ताकि देश के नौजवान विकसित भारत के सपने से जुड़ सकें। दिमागी नक्सल शब्द नया है, लेकिन ये पुरानी वाइन है नई बोतल में। पहले अर्बन नक्सल कहते थे, अब दिमागी नक्सल। मतलब वही है जो सरकार से सवाल पूछे, जो सिस्टम की खामियां गिनाए, जो सड़क पर उतरकर आवाज बुलंद करे, वो सब दिमागी नक्सल। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने तो तंज कसते हुए कह भी दिया है कि मुझे गर्व है कि मैं दिमागी नक्सल हूं। जयराम रमेश ने कहा कि पहले अर्बन नक्सल कहते थे, अब दिमागी नक्सल। ये सरकार की हताशा की निशानी है। टीएमसी की महुआ मोइत्रा ने अंग्रेजी में तीखा जवाब दिया कि मैं दिमागी नक्सल हूं, सारे कॉकरोच होते ही ऐसे हैं। और यही दो चीजें आपस में जुड़ जाती हैं। एक तरफ योगेंद्र उपाध्याय का बयान कि आंदोलन में राजद्रोही शामिल हो गए थे, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री का दिमागी नक्सल वाला भाषण। दोनों के बीच का धागा साफ है, जो सरकार से सवाल पूछेगा वो राष्ट्रद्रोही है और जो आंदोलन करेगा वो दिमागी नक्सल है। और उन राष्ट्रद्रोहियों और दिमागी नक्सल के लिए पैलेट गन जायज है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक सुनियोजित रणनीति है, एक सोची समझी विचारधारा है जिसमें असहमति की हर आवाज को दुश्मन बनाकर पेश किया जाता है और फिर उस दुश्मन के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई को जायज ठहरा दिया जाता है। यही वजह है कि 20 जुलाई को जब पैलेट गन चली तो इसे कानून व्यवस्था की मजबूरी बताया गया। यही वजह है कि जब अभिजीत दीपके को खुद पीटा गया और हिरासत में लिया गया तो इसे प्रोटोकॉल कहा गया। यही वजह है कि जब बांकुड़ा में एक सीजेपी समर्थक अब्दुल हाफिज के पिता की सिर्फ इसीलिए जान गई क्योंकि उनके बेटे ने सरकारी स्कूल का वीडियो बना लिया था, तो इसे स्थानीय विवाद बताया गया। हर मामले में एक ही पैटर्न है, पहले हिंसा, फिर इनकार, फिर जब सच सामने आए तो या तो बहानेबाजी या फिर सीधे राष्ट्रद्रोही का लेबल। विरोधाभास तो अब सामने आ रहा है। एक तरफ बीजेपी इन्हीं नौजवानों को दिमागी नक्सल कह रही है, दूसरी तरफ इन्हीं नौजवानों को अपने पाले में लाने के लिए हर हथकंडा अपना रही है। पिछले कुछ हफ्तों में देखिए क्या हुआ। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधी रात को सेल्फी स्टाइल इंस्टाग्राम रील्स पोस्ट करना शुरू किया। बाइकर जैकेट पहनकर, सनग्लासेस लगाकर रैप बीट पर वीडियो जारी किए। बीजेपी के आधिकारिक हैंडल @BJP for India ने 90s की मशहूर सिटकॉम फ्रेंड्स के थीम सॉन्ग्स के साथ रील पोस्ट कर दी। कैप्शन दिया, फ्रेंड्स, पीएम मोदी इज देयर फॉर यू। बीजेपी हरियाणा ने जिम रील बनाई जिसमें युवा नीट पेपर लीक की चर्चा करते हैं और अंत में सरकार की तारीफ में उतर जाते हैं। बीजेपी छत्तीसगढ़ ने प्रदर्शन में नाचने वाली लड़कियों को बाबर की विरासत पर ठुमके लगाने वाले जैन जी कहकर तंज कस दिया। और मोदी जी ने अपनी कैबिनेट के मंत्रियों को सलाह दे डाली कि ज्यादा से ज्यादा इंस्टाग्राम रील्स बनाओ, क्योंकि यंग पीपल तो अब सिर्फ इंस्टाग्राम पर हैं। लेकिन इसका नतीजा क्या
क्या रहा? गली मोहल्ले के कंटेंट क्रिएटर्स ने बीजेपी की इन रील्स की पैरोडी बना डाली। कोई कहता कि फ्रेंड्स तो मिलेनियल्स की चीज है, जेन जी की नहीं, अपना सोशल मीडिया गेम सुधारो। कोई मार्केटिंग के हिसाब से बीजेपी की रील का टीयर डाउन कर रहा था कि हुक मिसिंग है, ब्रांड पोजीशनिंग गड़बड़ है, मित्रों को छोड़कर फ्रेंड्स क्यों कर दिया। खुद अभिजीत दीपके ने बीजेपी छत्तीसगढ़ की रील पर पलटवार में लिखा, आपकी स्किन देश के भविष्य से ज्यादा चमकदार है। यानी बीजेपी का ये सारा जेन जी आउटरीच अब एक बड़ा फ्लॉप शो बनकर रह गया। और यहां आता है असली विरोधाभास। एक तरफ आप उन्हीं नौजवानों के लिए बाइकर जैकेट पहनकर रील्स बना रहे हैं, फ्रेंड्स के थीम सॉन्ग्स पर डांस दिखा रहे हैं, मैं आपके साथ हूं के मैसेज दे रहे हैं। दूसरी तरफ उन्हीं में से जो थोड़ा सा भी सवाल पूछे उसे दिमागी नक्सल कह रहे हैं। एक तरफ इंस्टाग्राम पर प्यार, दूसरी तरफ जंतर मंतर पर पैलेट। एक तरफ आपके भविष्य के लिए हम प्रतिबद्ध हैं के दावे, दूसरी तरफ जो अपने भविष्य की बात करे उसके सर पर लाठी। ये कैसा दोगलापन है? ये कैसी दो मुही राजनीति है? क्या नौजवान बच्चे हैं जो इस साफ साफ दिख रहे विरोधाभास को नहीं समझेंगे? क्या जैन जी इतना नादान है कि उसे रील दिखाकर बहका लिया जाएगा जबकि सामने उसके साथी अस्पताल में पैलेट के छर्रे निकलवा रहे हैं? नहीं। और यही वजह है कि बीजेपी की सारी रील्स फ्लॉप हो रही है, क्योंकि जैन जी देख रहा है, नोट कर रहा है और यही वक्त पर जवाब भी देगा। अब वापस लौटते हैं मुख्य सवाल पर। पैलेट गन का आदेश किसने दिया? योगेंद्र उपाध्याय के बयान के बाद ये सवाल अब सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि ये कानूनी सवाल बन गया है, क्योंकि अगर एक कैबिनेट मंत्री सार्वजनिक तौर पर मान रहा है कि पैलेट गन का इस्तेमाल जायज था तो इसका मतलब है कि उसे पता है कि पैलेट गन चली, और अगर उसे पता है तो पार्टी को पता है, और अगर पार्टी को पता है तो गृह मंत्रालय को पता है, और अगर गृह मंत्रालय को पता है तो अमित शाह को पता है। यही तो विपक्ष महीनों से कह रहा है। खुद अभिजीत दीपके ने द वायर को दिए इंटरव्यू में साफ कहा था कि अमित शाह ने ही आदेश दिया होगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस उन्हीं के अधीन आती है। अब जब बीजेपी का ही मंत्री इस पर मुहर लगा रहा है तो यह सवाल और भी तीखा हो गया है। और एक और अहम बात, द फेडरल की रिपोर्ट के मुताबिक आंतरिक जांच में सामने आया कि आरएएफ के कई जवानों को 20 जुलाई के प्रदर्शन के लिए पैलेट गन जारी की गई थी। यानी पैलेट गन ले जाना कोई एक जवान की गलती नहीं थी, ये एक सिस्टमैटिक फैसला था, और सिस्टमैटिक फैसले किसी सिपाही के लेवल पर नहीं होते, ऊपर से आते हैं। तो अब सवालों की एक पूरी लिस्ट है। पहला, आरएएफ को पैलेट गन जारी करने का आदेश किसने दिया? दूसरा, क्या दिल्ली पुलिस के पास इसके लिए स्टैंडिंग ऑर्डर थे? तीसरा, अगर नहीं थे तो जो अफसर इसके लिए जिम्मेदार हैं उन पर क्या कार्रवाई हुई? चौथा, अगर आदेश ऊपर से आया था तो ऊपर कहां तक जाता है? पांचवा, गृह मंत्री अमित शाह अब तक संसद में क्यों नहीं आए? छठा, प्रधानमंत्री जो नौजवानों को इंस्टाग्राम पर फ्रेंड्स कहते हैं वो लाल किले से उन्हीं को दिमागी नक्सल क्यों बताते हैं? सातवां और सबसे जरूरी, इस देश में अब सवाल पूछने वालों की सुरक्षा कौन करेगा? क्योंकि जब सत्ता खुद ये मानने लगे कि उसके खिलाफ आवाज उठाने वाला राष्ट्रद्रोही है और उस पर पैलेट गन जायज है, तो लोकतंत्र सिर्फ किताबों में बसता है, जमीन पर नहीं। और सिर्फ जंतर मंतर की बात नहीं है। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में जो अब्दुल हाफिज के पिता के साथ हुआ वो भी इसी सोच का नतीजा है। तो सत्ता के शीर्ष से ये संदेश जाता है कि सवाल पूछने वाला दुश्मन है, तो नीचे बैठे कार्यकर्ता, गुंडे, स्थानीय नेता उसी भाषा में जवाब देने लगते हैं। नतीजा, एक बुजुर्ग बाप की जान चली गई सिर्फ इसलिए कि उसके बेटे ने सरकारी स्कूल का वीडियो बना लिया था। यही तो कनेक्शन है जिसे समझना जरूरी है। ये सारी घटनाएं अलग अलग नहीं है, ये एक बड़ी तस्वीर के छोटे छोटे टुकड़े हैं। पैलेट गन, दिमागी नक्सल, बांकुड़ा हमला, पत्रकारों को धमकियां, ये सब एक ही पेड़ की अलग अलग टहनियां हैं। और उस पेड़ की जड़ में है वो सोच जो असहमति को बर्दाश्त नहीं कर सकती, जो सवाल को गुनाह मानती है और जो हर आलोचक को देश विरोधी घोषित कर देती है। अब देखना है कि आगे क्या होता है। कि अमित शाह आखिरकार संसद में आकर जवाब देंगे? क्या योगेंद्र उपाध्याय के बयान पर बीजेपी कोई क्लैरिफिकेशन जारी करेगी, या फिर उन्हें भी उन्हीं मंत्रियों की कतार में खड़ा कर देगी जिन्होंने अपनी जुबान से पार्टी की सारी रणनीति उजागर कर दी? क्या पैलेट गन इस्तेमाल की स्वतंत्र जांच होगी? क्या घायल छात्रों को मुआवजा मिलेगा? इन सारे सवालों के जवाब गृह मंत्रालय को देने हैं। अब गृह मंत्रालय कब जागेगा, कब उसको होश आएगा कि पूरा देश उनके विरोध में उतर रहा है, ये देखने वाली बात होगी। बाकी आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दें, और साथ में ये भी बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।